नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि जहां पर एक तरफ धनंजय अब करण गुलेरिया को कॉल कर कहता है कि वो बच्चों को और आयशा मारवा को यहाँ पर राजमहल में शिफ्ट कर दे। मुझे गलत मत समझना। इस बात पर अब करण गुलेरिया भी कहते हैं कि नहीं, तुम्हें गलत समझने की तो ये कोई भी बात नहीं है। भला ऐसा मैं कैसे सोच सकता हूँ? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम बच्चों के लिए आयशा मारवा की सेफ्टी के लिए कितना कंसर्न रखते हो। अब धनंजय की ये बात सुनकर करण गुलेरिया फोन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और अब वो उधर चिराग और अब्दुल को अपने इंस्ट्रक्शन देने के बाद अब करण उस रूम से बाहर निकलकर सीधे ही एलिवेटर की तरफ जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजमहल में आलिशा धनंजय से कहती है कि अब हमने सोच लिया है कि हमें क्या करना है। हम उनकी सारी ही कंडीशन को मान लेंगे। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि पहले आलिशा तुम शांत हो जाओ, क्योंकि जल्दबाजी में कोई भी ऐसा डिसीजन मत लो। आलिशा, मुझ पर भरोसा रखो, मैं राजीव को कुछ भी नहीं होने दूंगा। कुछ देर तक सोचने के बाद अब धनंजय पीरामल फिर से कहते हैं तुम अभी एक काम करो, उनसे कहो कि तुम उन्हें राजमहल का होल्ड देने के लिए तैयार हो, जैसा मैं तुम्हें सब कुछ करने के लिए कह रहा हूँ। तुम बस वही कहो। उसके बाद तुम सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, फिर मैं देखता हूँ कि आखिर कैसे क्या करना है। धनंजय पीरामल की ये बात सुनकर अब कविन आलिशा भी हाँ में अपना सिर हिलाती है, क्योंकि अब कविन आलिशा को भी यही सब कुछ ठीक लग रहा था। इसलिए वो अपने मामा की तरफ बड़े ही ध्यान से देख रही थी और वो अब धनंजय से कहती है ठीक है मामा जी, अगर आप यही चाहते हैं तो यही सही। ये कहते हुए ही आलिशा अब अपने फोन से उसी नंबर को डायल कर देती है जिस नंबर से उन्होंने राजीव की फोटो और वो धमकी भरा मैसेज भेजा था। कुछ देर के रिंग के बाद अब सामने से जब हेलो की आवाज आती है तो इधर अब रानी साहिबा कहती है हमें आपकी शर्त मंजूर है। जैसे ही कविन आलिशा ने अब ये बात कही तो उन्हें अब सामने से अब जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। वो हंसी तो आलिशा के कानों में जैसे चुभ सी रही थी, क्योंकि सामने से वो शख्स की हंसी आलिशा को ऐसी लग रही थी जैसे अगर ये इंसान मेरे सामने हो तो मैं भी कभी इसकी हड्डी पसलियों को तोड़ दूं। लेकिन अभी क्योंकि राजीव उनके कब्जे में था, इसलिए कविन आलिशा अभी उनसे कुछ भी नहीं कहती है। कुछ ही देर तक हंसने के बाद अब आलिशा को सामने से अब फिर से आवाज आती है ठीक है, तुम बड़ी ही स्मार्ट हो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम्हें मैं एक लोकेशन भेज रहा हूँ, यहाँ पर अकेले ही आना और हाँ, कोई भी चालाकी बिल्कुल भी मत करना। ये सुनते ही अब आलिशा भी कहती है ठीक है, तुम इस बात की चिंता मत करो, हम अकेले ही आएंगे, तुम हमें बस वो लोकेशन भेज दो जहां पर मुझे आना है। ये कहते हुए ही आलिशा अब अपने फोन को डिस्कनेक्ट कर देती है और अब वो अपने फोन को डिस्कनेक्ट करने के बाद अब आलिशा धनंजय की तरफ देखने लगती है। आलिशा को खुद की तरफ ऐसे देखता हुआ देखकर अब धनंजय पीरामल अब आलिशा से कहते हैं बी रेडी फाइटर, उन्हें शक नहीं होना चाहिए कि तुम उनके सामने हो तो बस तुम उनके सामने एक रानी बनकर ही जा सकती हो या फिर एक फाइटर। इस बात पर अब आलिशा कहती है आप इसकी चिंता मत कीजिए मामा जी, हम इस बात का ख्याल रखेंगे, क्योंकि हम भी तो एक अच्छे फाइटर है ना। धनंजय आलिशा से अब कहते हैं ठीक है, फिर तुम रेडी हो जाओ, मैं भी आता हूँ। इस बात पर अब आलिशा हाँ में अपना सिर हिला देती है। कुछ ही देर के बाद जब धनंजय पीरामल अपने कमरे में जाकर रेडी होने लगते हैं कि तभी अब उनके रूम के विंडो पर अब वो पंछी आ जाता है। उसे देखकर अब धनंजय पीरामल उसके पास चले जाते हैं, क्योंकि थोड़ी ही देर पहले तो वो धनंजय ने उसी पंछी को राजीव के बारे में खबर लाने के लिए बोला था और वो अब उसकी विंडो के पास आकर अब वो उसकी आंखों में देखता है। अब उसकी आंखों में देखते हुए अब वो धनंजय उस पंछी के मैसेज को समझने की कोशिश करता है। कुछ देर के बाद धनंजय उस पंछी से कहता है कि
तुम श्योर हो ना कि वो वहीं पर ही है और हाँ वो जिंदा है। इस बात पर अब वो पंछी भी हाँ में अपनी पलकों को झपका देता है, क्योंकि इस पंछी ने अपना काम कर दिया था। इस पंछी को धनंजय ने राजीव की लोकेशन और उसे की सही सलामती के लिए उसे देखने के लिए भेजा था, ताकि दुश्मनों को उस पंछी पर किसी भी तरह का शक ना हो। यहाँ पर अब धनंजय ने जिस काम के लिए उसे भेजा था उसका वो काम पूरा हो गया था, इसलिए धनंजय अब उस पंछी से इंफॉर्मेशन लेने के बाद अब वो अपनी पॉकेट से अब अपना फोन निकालकर अब जल्दी से सबसे पहले फोन अब करण गुलेरिया का डायल करता है, करण गुलेरिया का नंबर निकालता है। करण गुलेरिया के नंबर को निकालने के बाद अब वो उसमें एक मैसेज टाइप करता है और अब वो उसे करण गुलेरिया को सेंड कर देता है। करण को मैसेज सेंड करने के बाद अब धनंजय अपने रूम से बाहर निकलकर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें अब अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना था आलिशा के साथ। जैसे ही वो अब नीचे आता है तो वो नीचे आकर देखता है कि आलिशा तो पहले से ही उनका ही वेट कर रही थी, क्योंकि वो पहले से ही तैयार हो चुकी थी। धनंजय पीरामल भी अब अपने तेज कदमों से अब आलिशा की तरफ चला जाता है। आलिशा के पास आकर अब धनंजय आलिशा से पूछता है, क्या उन्होंने लोकेशन भेजी है क्या? इस बात पर अब आलिशा कहती है, हाँ मामा जी, उन्होंने लोकेशन भेज दी है। अब आलिशा की ये बात सुनकर अब धनंजय अब उस लोकेशन के बारे में पूछते हैं, जिसे सुनकर अब कविना आलिशा भी उस लोकेशन के बारे में बता देती है। जब धनंजय ने लोकेशन को देखा तो वो कुछ देर तक तो एक गहरी सोच में चले जाते हैं। कुछ देर तक सोचने के बाद अब धनंजय पीरामल कहते हैं, ठीक है, आप कैलाश अधिकारी के साथ जाइए और हम भी आपके पीछे पीछे ही रहेंगे। इस बात पर अब आलिशा कहती है, ठीक है मामा जी। यहाँ एक दूसरे से अब बात करते हुए ही धनंजय पीरामल और आलिशा राजमहल के अंदर आ जाती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब तक करण गुलेरिया, आयशा, सावित्री और बच्चों को लेकर बेसमेंट में जा ही रहे थे कि तभी वहां पर अब पीछे से रेखा मूर्ति भी आ गई थी। अपनी बड़ी मौसी को ऐसे देखकर अब रिया कहती है, बड़ी मौसी, क्या आप भी हमारे साथ राजमहल चल रही हैं? हम तो देखो राजमहल जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए, तो क्या आप भी हमारे साथ आ रही हैं? रिया की इस बात पर अब रेखा मौसी करण गुलेरिया को बड़ी ही हैरानी से देख रही थी। रेखा मौसी को ऐसे देखकर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि मैं अभी आपको आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता हूँ। ये मेरी मजबूरी है कि मुझे भी ने वहाँ पर राजमहल में शिफ्ट करना पड़ रहा है, लेकिन हाँ, अगर आप भी इनके साथ जाना चाहती हैं तो मैं आपको रोकूंगा नहीं, आप भी इनके साथ जा सकती हैं। करण की ये बात सुनते ही अब रेखा मौसी कहती है, ठीक है, आप सभी को लेकर बेसमेंट में पहुंचिए, हम भी थोड़ी ही देर में आते हैं। अब यहाँ पर रेखा मूर्ति की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया हाँ में अपना सिर हिला देते हैं और वो अब सभी को ही लेकर अब एलिवेटर से नीचे बेसमेंट की तरफ जाने लगते हैं। कुछ ही देर की वॉकिंग डिस्टेंस के बाद वो सभी अभी नीचे बेसमेंट में पहुंच जाते हैं और वो अब रेखा मूर्ति का वेट वहीं पर ही करने लगते हैं, क्योंकि रेखा मूर्ति को यहाँ पर थोड़ा सा समय लग रहा था अपनी थोड़े मोटे नेसेसरी चीजों की पैकिंग करने के लिए। इसलिए उसका थोड़ी देर वेट करने के बाद, कुछ ही देर के इंतजार के बाद वहां पर अब रेखा मूर्ति भी आ जाती है। तो करण गुलेरिया अब उन सभी को ही गाड़ी में बैठा देते हैं। यहाँ आयशा अब करण से पूछती है कि सब ठीक तो है ना मिस्टर गुलेरिया? अब आयशा की इस बात पर अब करण हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। अब तक चिराग और अब्दुल भी वहां पर आ गए थे, क्योंकि करण गुलेरिया ने उन्हें पहले ही इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि उन्हें कब, कैसे और क्या क्या करना है। चिराग और अब्दुल को वहां पर रेडी होकर आया हुआ देखकर अब करण गुलेरिया अब उनसे कहते हैं कि तुम थोड़ा सा ध्यान कर संभाल कर इन सबको लेकर जाना इन्हें, और हाँ, रास्ते में कहीं भी मत रुकना। इस बात पर अब अब्दुल कहता है, हाँ सर, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। ये कहते हुए ही चिराग और अब्दुल गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद वो दोनों अभी अपनी गाड़ी को राजमहल की तरफ लेकर जाने लगते हैं। यहाँ करण गुलेरिया जब अपना फोन निकाल कर देखते हैं तो उसके फोन पर यहाँ पर धनंजय का ही मैसेज आया हुआ था। जिस मैसेज को करण गुलेरिया अब पढ़ने लगते हैं, जिसमें लिखा हुआ था कि कुछ गड़बड़ है यार, उन लोगों ने जो लोकेशन आलिशा को भेजी है वहां पर राजीव नहीं है, और जहां पर राजीव है उस जगह के बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। हमें हर हाल में उसे बस बचाना ही होगा।
तुम मेरी बात ध्यान से समझना, क्योंकि जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसे समझना अब तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दुश्मनों ने शायद हम लोगों को फंसाने के लिए एक ट्रैप बनाया हुआ है। लेकिन अब हमें दुश्मनों को ट्रैप करना होगा, क्योंकि मैंने कवीना आलिशा को कैलाश अधिकारी के साथ उस लोकेशन पर भेज दिया है जहाँ पर दुश्मनों ने उन्हें वहाँ पर बुलाया हुआ है। और हाँ, अब तुम भी और मैं तुम्हें जो लोकेशन भेज रहा हूँ तुम भी वहाँ पर जल्द से जल्द आओ यहाँ धनंजय, क्योंकि यहाँ पर हमें दुश्मनों को अब ट्रैप करना है। दुश्मनों को ट्रैप करने के लिए ही मैंने आलिशा को उस तरफ भेजा है। करण गुलेरिया ने जब ये मैसेज पढ़ा तो वो अब उस मैसेज का रिप्लाई करते हुए लिखते हैं कि तुम राजमहल से निकलो, मैं भी इधर कुछ ही देर में यहाँ से निकल रहा हूँ। तुम इस लोकेशन पर मुझे पिक कर लेना। और हाँ, मैं अनिका और रोहित दोनों को आलिशा की मदद के लिए भेज रहा हूँ, ताकि अगर वहाँ पर आलिशा को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हुई या उन लोगों ने आलिशा को ट्रैप करने की कोशिश की तो अनिका और रोहित दोनों ही उसकी मदद कर सकें। इसलिए तुम मुझे उस लोकेशन को जल्द से जल्द सेंड कर दो जहाँ पर अभी आलिशा गई है। ये लिखते ही अब उस मैसेज को सेंड करते हुए करण गुलेरिया अब जल्दी से अपने फ़ोन को अपनी पॉकेट में फिर से रख लेते हैं। और अपने फ़ोन को रखने के बाद अब वो अपने कमरे की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं अभी तक आकाश ने आलिशा से सारी ही इन्फॉर्मेशन ले ली थी और अब वो भी अनिका और रोहित के रूम में जाकर ये सब उन्हें बता देता है कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। ये सारी बातें तो सुनकर अब एनी अब जोन से कहती है हमें जल्दी से यहाँ से चलना चाहिए, इससे पहले कि देर हो जाए। ये सुनते ही अब आकाश कहता है कि मैं भी तुम दोनों के साथ चलूंगा। इस बात पर अब एनी कहती है नहीं आकाश, आकाश कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। इन दोनों की बात इसकी बात सुनकर अब एनी कहती है नहीं आकाश, ऐसी कोई भी जरूरत नहीं है। इस बात पर अब आकाश कहता है मैं तुम्हारे कहने पर यहाँ पर नहीं रुकने वाला हूँ, मैं चलूंगा तो बस चलूंगा। और इस बात पर अब आकाश की इस बात पर अब जॉन कहता है ठीक है, फिर तुम भी जाकर जल्दी से रेडी हो जाओ और हाँ, ध्यान रहे कि आपका चेहरा मास्क से ढका हो। इस बात पर अब आकाश कहता है डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगा, मुझे बस तुम 5 मिनट दो। ये कहते हुए ही आकाश गुलेरिया दौड़कर अब अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। तो वहीं अब तक करण गुलेरिया अपने रूम से बाहर निकल कर आ जाते हैं। तो जैसे ही वो बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि आकाश बड़ी ही तेजी से अपने रूम में गया है। करण गुलेरिया अच्छी तरह से उसको जानते थे कि उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इसलिए वो भी अब जल्दी से एलिवेटर के पास चले जाते हैं और अब वो जल्दी से फर्स्ट फ्लोर के बटन को प्रेस कर देते हैं। कुछ ही देर के बाद जब वो फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाते हैं तो वो अब अपने कदमों को अनिका और रोहित की कमरे की तरफ बढ़ा देते हैं। कुछ देर की वॉकिंग डिस्टेंस के बाद जब वो उनके कमरे के सामने पहुंच जाते हैं तो वो दरवाजे को वहां पर उनके नॉक करते हैं। कुछ देर के बाद जब दरवाजा खुला तो सामने रोहित को देखकर, यानी कि जॉन ने दरवाजा खोला था जिसने रोहित का मास्क पहना हुआ था, इसलिए वहां पर जॉन को रोहित समझकर अब करण गुलेरिया कहते हैं देखो बेटा, मुझे अभी कहीं और जाना है, लेकिन मैं तुमसे और अनिका से कहता हूँ कि तुम दोनों आलिशा की मदद करने के लिए जाओ, क्योंकि तुम्हें आलिशा की मदद करने के लिए उस लोकेशन पर पहुंचना होगा इससे पहले कि कोई भी गड़बड़ हो जाए, क्योंकि आलिशा वहां पर सुरक्षित नहीं है। इस बात पर अब रोहित यानी कि जॉन कहता है पापा आप टेंशन मत लीजिए, मैं और अनिका भी वहीं के लिए ही निकल रहे हैं। इस बात को सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं ठीक है, लेकिन हाँ, हम सभी एक दूसरे से कांटेक्ट में रहेंगे ताकि वहां पर क्या हो रहा है दोनों ही तरफ हमें इस बात का पता रहे। इस बात पर अब रोहित कहता है ठीक है पापा, लेकिन मेरा एक सजेशन है, आप अनिका को अपने साथ लेकर जाइए, मैं आलिशा की मदद के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि हम दोनों में से एक आलिशा की मदद के लिए अवेलेबल होगा तो एक आप लोगों के साथ। अब रोहित की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि तुम मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करो और अनिका जाकर आलिशा को सिक्योरिटी देगी। इस बात पर रोहित अब कहता है ठीक है पापा, हम बस निकल ही रहे हैं। रोहित से बात करने के बाद अब करण गुलेरिया अब जल्दी से फर्स्ट फ्लोर के दूसरे रूम से बाथरूम के रास्ते वो बेसमेंट के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही देर में जब वो बेसमेंट में पहुंच जाते हैं तो वो भी अब जल्दी से अपनी एक गाड़ी में बैठकर अब वहां से जाने लगते हैं। कुछ ही देर में वो भी अपनी गाड़ी को अपने पैलेस से बाहर लेकर चला गया था।
करण गुलेरिया अभी भी इस बात से अनजान थे कि एक गाड़ी उनका पीछा कर रही थी। जहां एक तरफ करण गुलेरिया अपने पैलेस से बाहर निकलकर जाने लगते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब तक आकाश अपने रूम में रेडी होकर वो भी बस जल्दी से नीचे आकर रोहित और अनिका के ही रूम के पास आ जाता है और दरवाजे को नॉक करने लगता है। कुछ देर के बाद जैसे ही दरवाजा खुला तो सामने रोहित था। रोहित अब आकाश से कहता है कि जल्दी से पैलेस से बाहर चलो, अनिका गाड़ी लेकर मेन गेट पर आने ही वाली होगी, क्योंकि अनिका हमसे पहले निकल चुकी है। इस बात पर अब आकाश गुलेरिया कहता है ठीक है रोहित एंड थैंक यू रोहित मारवा। इस बात पर अब जॉन यानी कि रोहित कहता है कि इट्स ऑल राइट, जल्दी से चलो। रोहित और आकाश गुलेरिया बिना किसी की नजर में आए वहां पैलेस से बाहर निकल कर आ जाते हैं। जैसे ही वो पैलेस से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि अनिका भी गाड़ी लेकर वहां पर पहले से ही आ चुकी थी। आकाश और जॉन अब जल्दी से गाड़ी में बैठ जाते हैं। इधर अनिका अभी तेजी से अपनी गाड़ी को पैलेस से बाहर लेकर जाने लगती है। अनिका यानी कि एनी अब जॉन से कहती है कि जल्दी से रानी साहिबा की लोकेशन को ट्रैक करो, क्योंकि जो लोकेशन आकाश के फ़ोन में आई है उसे ट्रैक करने की कोशिश करो। उसे ट्रेस करके ही हमें एग्जैक्ट लोकेशन का पता चलेगा। इस बात पर अब जॉन उसे कहता है कि अनिका ये काम तुम भी तो कर सकती हो, भला मैं कैसे कर सकता हूँ। अब जॉन की ये बात सुनकर अब एनी को ये एक अचानक से याद आया कि वो और जॉन तो इस वक्त रोहित और अनिका है, इसलिए अगर जॉन यहाँ पर ये सब काम करेगा तो हो सकता है कि आकाश को उन दोनों पर ही शक हो जाए। अब जॉन की इस बात पर अब एनी कहती है कोई बात नहीं मिस्टर मारवा, मैं करती हूँ। ये कहते हुए ही एनी अब एक हाथ से गाड़ी चला रही थी तो वहीं दूसरे हाथ से अपने फोन पर अब वो कुछ टाइप करने लगती है। कुछ ही देर में एनी ने अब कवीना आलिशा की लोकेशन को ट्रेस कर लिया था। अब तक जॉन और उसको ट्रेस करने के बाद अब एनी जॉन से कहती है कि ये फ़ोन पकड़ो और मुझे गाइड करते रहना। इस बात पर अब जॉन भी कहता है ठीक है, मैं तुम्हें बताता रहूँगा। यहाँ जॉन अभी एनी को अब अपनी इंस्ट्रक्शन को देने लगता है तो वहीं दूसरी तरफ अब तक करण गुलेरिया उस लोकेशन पर पहुंच गए थे जहां पर उन्होंने धनंजय पीरामल से मिलने के लिए कहा था। करण गुलेरिया वहां पर पहुंचकर अपनी गाड़ी को वहीं पर ही रोककर वहां पार्क कर देते हैं। वहीं पर अब धनंजय पीरामल का ही वो वहां पर गाड़ी में ही वेट करने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ गाड़ी से कुछ दूरी वहीं उस करण गुलेरिया की गाड़ी से कुछ दूरी पर खड़ी हुई एक गाड़ी में जो शख्स बैठे हुए थे, पैसेंजर सीट पर जो बैठा हुआ था, उसने अपने साथी से कहा कि आप तो यहाँ पर सभी से मिलने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर तो आपको सरप्राइज मिल गया। इस बात पर अब ड्राइवर सीट वाला शख्स कहता है कि मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर ये यहाँ पर किसका वेट कर रहा है, क्या हो गया है। इस बात पर अब वो शख्स का साथी कहता है जस्ट वेट और वॉच, इसके अलावा हम कुछ नहीं कह सकते हैं। इस बात पर अब उसका साथी फिर से कहता है ठीक है। यहाँ पर वो दोनों अभी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उस शख्स की नजर अब एक दूसरी गाड़ी पर जाती है जो कि करण गुलेरिया की गाड़ी के बिल्कुल ही पास आकर खड़ी हो जाती है। कुछ देर के बाद जब वो दोनों ही गाड़ियां अब एक ही दिशा की तरफ जाने लगती है तो वहीं उनके पीछे की गाड़ी भी जो कि उनका पीछा कर रही थी अब उनका पीछा करने लगती है। जहां एक तरफ ये सभी अपनी गाड़ियों को पेरिस की सड़कों पर दौड़ा रहे थे तो वहीं अब तक राजमहल में वो सभी पहुंच गए थे। राजमहल में यहाँ पर आयशा मारवा, तीनों ही बच्चे, रेखा मूर्ति, चिराग और अब्दुल ये राजमहल में पहुंच चुके थे। बड़ी रानी उधर अब प्रिंसेस लतिका के साथ उनका ही वेट कर रही थी। जैसे ही गाड़ी मेन गेट के सामने खड़ी हुई तो उससे सबसे पहले आयशा मारवा उतरी, फिर सावित्री और रेखा मूर्ति, और वो सभी अब बाहर बच्चों के साथ निकल गए थे। रिया तो वहां पर अपनी दोस्त को एकदम से ही देखकर बहुत ही खुश हो गई थी, क्योंकि रिया को फिर से लतिका के साथ रहने का एक बार फिर से चांस मिल गया था। इसलिए वो खुशी रिया के चेहरे पर साफ साफ देखी जा सकती थी। अब कुछ ही देर में वो सभी अभी राजमहल के अंदर आ जाते हैं तो बड़ी रानी अब अपने हेड सर्वेंट से कहती है कि सबसे पहले आप इन सभी को इनके कमरों में लेकर जाइए, क्योंकि सबसे पहले इन्हें अपने अपने कमरे दिखाइए कि जिसे भाई ने खुद तैयार करवाया है। बड़ी रानी की इस बात को सुनकर अब वहां पर रिया अब कहती है
कि इसका मतलब कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ उसके रूम में नहीं रह सकती हूँ क्या बड़ी रानी? बड़ी रानी। अब रिया की इस बात को सुनकर अब बड़ी रानी कहती है, आपके दादू को पता था कि आप और लतिका एक दूसरे के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं, इसलिए तो उनके बगल वाला रूम आपके लिए रेडी करवाया गया है। क्योंकि आप दोनों का रूम तो अलग अलग होगा, लेकिन आप दोनों का रूम एक साथ ही होगा। इस बात पर अब रिया कहती है, कहाँ है दादू? मुझे उनसे मिलना है। मुझे दादू कहीं पर दिखाई क्यों नहीं दे रहे? रिया की ये बात सुनते ही अब बड़ी रानी कहती है, इस वक्त आपके दादू को कुछ जरूरी काम आ गया था, तो वो बस उसे ही खत्म करने के लिए गए हैं। बस वो जल्द ही आते ही होंगे। बड़ी रानी की ये बात सुनते ही अब आर्यन कहता है, सब ठीक तो है ना बड़ी रानी? इस बात पर अब बड़ी रानी कहती है, हाँ बेटा सब कुछ ठीक है, डोंट वरी। अब चलो जल्दी से अपने रूम में जाकर सबसे पहले तुम सब फ्रेश हो जाओ। वो आज लतिका ने आप सभी की पसंद का डिनर स्पेशल सर्वेंट्स को कहकर बनवाया है, क्योंकि जब लतिका को पता चला कि आप लोग यहाँ पर आने वाले हैं तो उसकी तो एक्साइटमेंट एक अलग ही लेवल की थी। यहाँ पर अब हेड सर्वेंट उन सभी को ही अब उनके रूम की तरफ लेकर जाने लगता है, क्योंकि बड़ी रानी ने उन सबको उनका कमरा दिखाने के लिए पहले ही बोला था। तो वहीं यहाँ पर आर्यन और अलेक्जेंडर अभी राजमहल को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। आर्यन अब महल को देखते हुए अलेक्जेंडर से कहता है, तुम्हें यहाँ पर कुछ अलग नहीं लग रहा क्या अलेक्जेंडर? अब आर्यन की इस बात पर अब अलेक्जेंडर भी कहता है, कुछ नहीं, बस मेरे भाई बहुत कुछ यहाँ पर कुछ नहीं मेरे भाई, यहाँ पर तो बहुत कुछ अलग है। हम यहाँ पर पहले भी तो आए हैं, लेकिन इतना कुछ तो नहीं था। ऐसा लग रहा है कि पूरे ही राजमहल को रेनोवेट करवाया गया है। अब उन दोनों की बातों को सुनकर वहां पर लतिका कहती है, हाँ जब हम सभी डिज्नीलैंड घूमने के लिए गए थे ना, तो उसी वक्त ही इस राजमहल को रेनोवेट करवाया गया है। ये सभी चेंजेस तब उसी समय ही हो रहे थे। यहाँ आने के बाद तो हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हम तो आज भी मम्मा से पूछकर ही इधर उधर जाते हैं। और हाँ, यहाँ पर जितने भी सीक्रेट रास्ते थे ना, अब वो बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। यहाँ के बारे में अब मम्मा को छोड़कर और किसी को कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि पिछली बार जब यहाँ पर मम्मा को बंधक बना लिया गया था, उन्हें किडनैप किया गया था, तो तुम लोगों ने उन्हीं सीक्रेट रास्तों के जरिए ही तुम राजमहल तक पहुंच गए थे। लेकिन हाँ, इस बार तो जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हारे लिए भी उन सीक्रेट रास्तों को ढूंढना बहुत ही मुश्किल होगा। लतिका की ये बात सुनकर अब आर्यन अब अलेक्जेंडर से कहता है कि ये किसने किया होगा? देखो ना, यहाँ पर भी अपने पैलेस की तरह ढेर सारे ही स्टैचू हैं और उन स्टैचू के हाथ में बर्ड्स भी हैं। इस बात पर अब अलेक्जेंडर कहता है, देखने में तो ये बस एक शोपीस ही लग रहा है, क्योंकि कोई भी अगर इसे बाहर से देखेगा तो वो यही सोचेगा कि ये इसे राजमहल की रौनक के लिए, इसके दिखावे के लिए इन्हें लगाया गया है। लेकिन क्या वाकई में ही ये शोपीस हैं या फिर कुछ और है? इस बात पर ये तो सोचने वाली बात है। यहाँ पर आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों अभी इन शोपीस के बारे में, इन स्टैचू के बारे में ही बात कर रहे थे, लेकिन इन दोनों की ही बात को सुनकर अब रिया उन दोनों को ही कहती है, तुम दोनों क्या अपना दिमाग लगाने लगे हो? ये शोपीस ही तो हैं और मुझे तो ये सब बहुत ही पसंद भी आ रहे हैं। मैं तो डैड से कहूँगी कि ऐसा ही शोपीस मारवा हाउस के लिए भी बनवा दें, क्योंकि मुझे तो ये सच में बहुत ही पसंद आए। यहाँ पर अभी बच्चे एक दूसरे से बात करते हुए ही अब रिया के रूम में आ जाते हैं और उस रूम को देखकर अब रिया बहुत ही खुश होती है, क्योंकि उस रूम को वैसे ही डेकोरेट करवाया गया था जैसे कि रिया को पसंद था, क्योंकि ये रूम रिया की पसंद के अकॉर्डिंग ही था। और उस रूम में रिया की ढेर सारी फोटोज भी लगी हुई थी और साथ के साथ वहाँ पर इस रूम को एक पिंक बारबी थीम की तरह डेकोरेट किया गया था और उस रूम को बारबी डॉल थीम के अकॉर्डिंग ही सजाया गया था। उसे देखकर अब रिया कहती है, देखा देखा मेरे दादू मुझसे कितना प्यार करते हैं, सच में कितना सुंदर रूम है ये। इस बात पर तो अब लतिका कहती है, मेरा रूम भी बड़े मामू ने ऐसे ही डेकोरेट करवाया है रिया, और हाँ इसमें मम्मा ने उनकी हेल्प की है। ब्यूटीफुल है ना? इस बात पर अब रिया कहती है, ब्यूटीफुल नहीं, ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मैं तो सच में बहुत ही खुश हूँ यहाँ पर आकर। अब यहाँ पर लतिका और रिया इसी रूम में ही रुक जाते हैं। तो वहीं अब हेड सर्वेंट अब आर्यन और अलेक्जेंडर को लेकर अब आगे जाने लगता है।
कुछ ही देर की वॉकिंग डिस्टेंस के बाद अब हेड सर्वेंट अब एक रूम के पास रुक कर कहता है, ये रूम ये आप दोनों के लिए है। इस बात पर अब अलेक्जेंडर कहता है, मेरी बटर स्कॉच भी यहीं पर रहेगी। इस बात पर अब वो सर्वेंट कहता है, हाँ अलेक्जेंडर बाबा, बड़े साहब ने इन सभी बातों को सोचकर ही इस रूम को तैयार करवाया है। आपकी बटर स्कॉच भी आपके साथ इसी रूम में रह सकती है। ये कहते हुए ही वो सर्वेंट अब उस रूम को खोल देता है। तो वो रूम अब आर्यन और जैसे ही वो उस रूम को खोलता है तो जैसे ही अब आर्यन और अलेक्जेंडर इस रूम में जाते हैं तो ये रूम भी आर्यन और अलेक्जेंडर के टेस्ट के हिसाब से ही बनवाया गया था, जैसे रिया का रूम था। उस रूम में उन्हें उस रूम में छोड़कर अब वो हेड सर्वेंट वहां से चला जाता है। तो वहीं बड़ी रानी अब आयशा मारवा और रेखा मूर्ति को उनके रूम में लेकर चली जाती है और उन्हें उनके रूम में पहुंचने के बाद अब वो उनसे कहती है कि आप सभी पहले फ्रेश हो जाइए, तब तक हम डिनर लगवा देते हैं। अब उनकी इस बात पर अब सभी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। यहाँ पर अब सभी को ही रूम दिखाने के बाद अब वो नीचे ग्राउंड फ्लोर की तरफ आ जाते हैं। जैसे ही वो यहाँ पर अब नीचे की तरफ आते हैं तो अब वहाँ पर चिराग और अब्दुल दोनों को ही राजमहल को बड़े ही ध्यान से वो देखती है कि ये दोनों तो बड़े ध्यान से राजमहल को देख रहे थे। बड़ी रानी जानती थी कि ये दोनों किंग के खास आदमी हैं और ये अपना काम ही कर रहे हैं। बड़ी रानी अब उनके पास जाकर कहती है, आप दोनों भी आराम कर लीजिए, यहाँ पर सब ठीक है, कुछ ही देर में डिनर लग जाएगा। इस बात पर अब चिराग कहता है, शुक्रिया बड़ी रानी। अब ये कहते हुए ही चिराग और अब्दुल दोनों ही अब एक कमरे में चले जाते हैं। वहां दूसरी तरफ इधर रोहित के पैलेस में श्वेता अभी श्रेया के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही थी और वो उसके साथ में ही अपनी शॉपिंग भी दिखा रही थी जो कि उसने की थी। श्वेता को देखकर अब श्रेया कहती है, तुम यहाँ पर हमारे पास क्यों नहीं आ जाती हो? वो क्या है ना कि वहाँ पर तुम्हारे साथ सिर्फ अनिका और भूमिका ही है और वो दोनों तो अपने ही कामों में कितना बिजी रहती है। इस बात का तो तुम्हें भी पता है ना। इस बात पर अब श्वेता कहती है कि आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया। और श्रेया तुम्हें तो एक्सपीरियंस भी है, तो तुम अब मेरी हेल्प करना शॉपिंग में। इस बात पर अब श्रेया कहती है, एक काम करो, तुम ना पहले अंजलि आंटी और किशन अंकल से परमिशन ले लो हमारे पास यहाँ पर आने के लिए, और अगर वो तुम्हें परमिशन दे दे तो तुम फिर यहाँ पर मेरे साथ मेरे पापा के घर पर आ जाओ। वो क्या है ना कि राजलक्ष्मी अपने काम में बहुत ही बिजी रहती है। अगर तुम यहाँ पर आ गई तो मुझे भी तुम्हारी कंपनी मिल जाएगी। हालांकि मैं यहाँ पर बहुत ही खुश हूँ, मुझे अच्छा भी लग रहा है, लेकिन तुम्हारी कंपनी मिलने के बाद मुझे और भी अच्छा लगेगा। अब श्रेया की ये बात सुनते ही अब श्वेता कहती है, हाँ आइडिया तो अच्छा है, मैं बस मम्मी पापा से पूछकर तुम्हें बताती हूँ, जल्द ही मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगी। इस बात पर अब श्रेया कहती है, ठीक है, फिर तुम आंटी से बात करके मुझे बताओ, मैं पापा के आदमियों को तुम्हें पिकअप करने के लिए वहीं पर सेंट्रल पेरिस भेज दूंगी और तुम वहां से ही मयूर के साथ यहाँ पर आ जाना। इस बात पर अब श्वेता कहती है कि ठीक है, फिर मैं मम्मी पापा से इसके बारे में बात करती हूँ। अब इतनी सब बात करने के बाद इसके बाद श्वेता अब श्रेया को बाय बोलकर अब अपने फोन को डिस्कनेक्ट कर देती है और अब वो अपने रूम से बाहर निकलकर अब अपने मम्मी पापा के रूम की तरफ जाने लगती है परमिशन लेने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ इधर क्रिस भी अपने मम्मी पापा के रूम में ही उनसे परमिशन ले रहा था कि उसे अपने दोस्तों के साथ कुछ दिन तक एक होटल में रहने की परमिशन दे दे, एटलीस्ट तब तक रहने की परमिशन दे दे जब तक कि उसकी ये रेस खत्म ना हो जाए। क्रिस की इस बात पर अब किशन मल्होत्रा कहते हैं, ठीक है क्रिस, लेकिन हाँ तुम्हें याद तो है ना कि तुम्हें रिया को रेस दिखाने के लिए लेकर जाना है, और हाँ वो भी उसकी सेफ्टी के साथ। अब किशन मल्होत्रा की इस बात पर अब क्रिश कहता है कि हाँ वो मैं अनिका दीदी और रोहित जीजू से इसके बारे में बात कर लूँगा। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मुझे रिया को वहाँ पर लेकर जाना है, लेकिन अभी प्लीज़ मुझे मेरे दोस्तों के पास जाने की इजाज़त दे दीजिए। इस बात पर अब किशन मामा कहते हैं, ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन हाँ अपना ख्याल रखना। ये सुनते ही अब क्रिस कहता है, थैंक यू पापा, थैंक यू मामा, यू आर द बेस्ट पेरेंट्स बाय। ये सुनते ही अब किशन मल्होत्रा कहते हैं, आराम से जाना और हाँ अपना ख्याल भी रखना। अब किशन की इस बात पर अब
अब क्रिश दरवाजा खोलता है और अब खोलते हुए ही वो दरवाजा कहता है, ठीक है मैं ध्यान रखूंगा। ये कहते हुए ही क्रिश ने जैसे ही दरवाजा खोला तो वहां पर दरवाजे पर श्वेता खड़ी हुई थी।